हाँ सर, खंबागणी। मैं आपका दोस्त होस्ट पिंकेश कुमार नागर इस नए सत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। व्यावसायिक शिक्षा के लिए हमने एक प्रयास शुरू किया था। उसके लिए कक्षा 10 की बुक 1 की जो पुस्तक है उसके सारे जो यूनिट्स हैं उसके वीडियो अपलोड कर दिए गए और उनके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। आप उनको जाके आराम से टेलीग्राम चैनल पे जितने भी पीडीएफ्स हैं उनको पढ़ सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। आज जो हमारी क्लास है वो बीएफएसआई ट्रेड से संबंधित है और उसकी फर्स्ट यूनिट को हम बड़ी बारीकी से समझेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर ट्रेड के जो कक्षा 10 के विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उनको मैं जल्दी सोल्व करवा रहा हूँ। उसकी भी एक क्लास जल्दी से अपलोड हो जाएगी और उनको इस तरह से सोल्व करवाया जाएगा कि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो आसानी से आप उनको कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट यूनिट है, देखिए आप, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, परक्राम्य लिखत। देखिए परक्राम्य लिखत क्या है? सुनने में पढ़ने में हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने इसको पहली बार सुना हो। हालांकि ये जो परक्राम्य लिखत संबंधी अधिनियम है या परक्राम्य लिखत को हम जब वकालत करते हैं, एलएलबी करते हैं, वहां पे एक यूनिट होती है, उनका टॉपिक होता है, वहां पे पढ़ाया जाता है। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इसको कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये शब्द जितना आपको अभी जटिल लग रहा है, थोड़े से समय बाद आपको ये इतना आसान लगेगा कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और इससे संबंधित जो भी परीक्षा में प्रश्न आएंगे इसको आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखिए, निगोशिएबल लिखत जो है इससे संबंधित आपको एक थोड़ा सा मैं इतिहास बता देता हूं कि इससे संबंधित जो अधिनियम है वो निगोशिएबल एक्ट 1881 है, यानी 1881 है। आप देखिए 1881 है, इसका मतलब ये बहुत पुराना है, इसकी भाषा बहुत जटिल है और इसको समझने में बड़ा समय लगता है। लेकिन मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं वो इस फॉर्म में है कि आपको डायग्राम फॉर्म में हर चीज को समझाने का प्रयास किया है। आप उसको आसानी से समझ पाएंगे और जितना हो सके धरातल पे जो स्थानीय भाषा है उसका प्रयोग करके समझाने का प्रयास किया है ताकि आप आसानी से उसको समझ पाए। चलिए, इससे संबंधित एक टिप्पणी मैंने चर्चा कर ली थी। इसका इतिहास मैं बता रहा था। इसका इतिहास ये था कि आप 1866 में, थोड़ा पीछे चलिए, 1866 में तीसरा विधि आयोग आया था। अब आप ये समझे, आयोग का मतलब होता है कि कोई जांच कमेटी होती है और वह कोई सुझाव देती है और उन्होंने ये सिफारिश की थी कि लेन देन संबंधी कुछ कानून बनाने होंगे, उसके लिए अधिनियम बनाया जाए और फिर इसका जन्म हुआ परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये 1866 चल रहा है, इसका मतलब इससे पहले और चलते हैं हम थोड़ा सा 1857 में। कहां चलते हैं? 1857 में। 1857 आपने सुना होगा, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। और इस क्रांति के बाद क्या हुआ था, इसका परिणाम ये निकला था कि जो भारत पे राज कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया? समाप्त। और सारा शासन किसके हाथ में आ गया? ब्रिटेन के हाथ में, ब्रिटेन की महारानी के हाथ में। तभी से भारत संबंधी, भारत के लिए, भारत के सुधार के लिए, भारत में कुछ नियम लागू करने के लिए जो भी नियम बनते थे वो ब्रिटेन की संसद से बनकर यहाँ पे भारत में आते थे। इसलिए इसका नाम भी था भारत विधि आयोग। तीसरा भारत विधि आयोग, भारत के लिए जो विधि विधान बनाए गए उनके लिए तीसरे नंबर का आयोग था। इससे पहले दूसरा आया और फर्स्ट आया। इसने सिफारिश की थी, यहां तक आप समझ गए। और इसमें जो नियम है वो इंडियन लॉ के, भारतीय कानून के नियम इसमें लागू हैं बहुत सारे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका इतिहास था जो मैंने आपको समझाया। अब आ जाते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी परक्राम्य लिखत क्या होता है। इसका मतलब समझिए, निगोशिएबल पर यानी परक्राम्य। परक्राम्य का आप यूं समझिए कि कोई ऐसी चीज, अपनी भाषा में समझा रहा हूं मैं, कि कोई ऐसी चीज जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको हम किसी को दे सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। जैसे ये मेरे पास कलम है, मैं
अगले को दे सकता हूं तो ये परक्राम्य है। मेरे पास एक पुस्तक है, मैं सामने वाले को दे सकता हूं तो ये क्या हो गया, परक्राम्य हो गया। यानी मोटे मोटे तौर पर ये समझ में आया कि जिसका हम स्थानांतरण कर सकते हैं, क्या है, जिसका हम क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं जिसको, वही क्या है, परक्राम्य है। तो परक्राम्य का मतलब समझ में आ गया सर। हाँ सर, ऐसी चीज जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं वो परक्राम्य होता है। कोई भी हो सकता है, अगर मैं किसी कॉपी को किसको ट्रांसफर करता हूं तो परक्राम्य हो गया। लिखित क्या होता है, लिखित का मतलब आप मोटे मोटे रूप में लिखिए दस्तावेज। क्या होता है, दस्तावेज। यानी दस्तावेज जो होंगे, जो कोई डॉक्यूमेंट होंगे, वही क्या होंगे, लिखित। तो सर बहुत अच्छी बात समझ में आई। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि लिखा हुआ कोई कागज का टुकड़ा है जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वही क्या है, परक्राम्य लिखित है। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि परक्राम्य लिखित का मतलब क्या होता है। मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है, मैंने सामने वाले को दे दिया, ट्रांसफर हो गया, वो कागज का टुकड़ा, वो 10 का नोट क्या है, परक्राम्य लिखित है। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। वही बात जो यहां समझा रहा है ये, कि ट्रांसफर कर सकते हैं, हस्तांतरण करने योग्य होती है, उसको हम परक्राम्य बोलते हैं। जो रिटर्न में दस्तावेज होते हैं उनको लिखित बोलते हैं। यानी आप मोटे मोटे तौर पर कह सकते हो कि ऐसा कागज का टुकड़ा, ऐसा कागज का टुकड़ा जिसे ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, बड़े आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि परक्राम्य लिखित का मतलब क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, आगे इसकी विशेषता है, यह प्रश्न परीक्षा में बनता है। पहला प्रश्न ये कि परक्राम्य लिखित से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे सर ऐसा कागज का टुकड़ा जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं वही परक्राम्य लिखित है। आप दूसरा प्रश्न, इससे संबंधित अधिनियम कौन सा है, तो आप कह सकते हो कि परक्राम्य लिखित से संबंधित अधिनियम है परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881। ठीक है, अब इसकी विशेषता है, सबसे पहली विशेषता यही है कि अंतरण यानी स्थानांतरण करने योग्य, ट्रांसफर करने योग्य होता है। क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसफर कर सकते हैं। दो तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, एक तो पृष्ठांकन द्वारा और एक वाहक डिलीवरी द्वारा, मतलब कि डिलीवरी द्वारा, समझिए। अब ये क्या होता है सर, पृष्ठांकन तो बिल्कुल नया शब्द लग रहा है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, एंडोर्समेंट बोलते हैं इसको। पृष्ठांकन क्यों समझिए कि ऐसी चीज जो लिखी हुई है और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है उसमें उसका नाम होता है। जैसे मुझे राम प्रसाद जी को भुगतान करना है, तो मैंने कागज पे लिखा, चेक लिया, राम प्रसाद जी का नाम लिख दिया, वो हो गया पृष्ठांकन लिखित में। और जिसको दिया जाता है उसका क्या होता है, नाम होता है। समझ में आई। तो आपको पृष्ठांकन का मतलब क्या होता है, ऐसा लिखित दस्तावेज जिसमें जिसको दिया जा रहा है उसका नाम लिखा होता है, यही पृष्ठांकन होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, वाहक डिलीवरी द्वारा, इसमें जिसको दिया जा रहा है उसका क्या होता है, नाम नहीं होता, वाहक होता है। वाहक जो होता है उसका मालिक बन जाता है। मैंने चेक राम प्रसाद जी को दे दिया, नाम नहीं लिखा, राम प्रसाद जी उसके मालिक हो गए। राम प्रसाद जी ने और तीसरे को दे दिया, वो उसका मालिक हो गया। ये डिलीवरी द्वारा, जिसको डिलीवरी होगी वो उसका मालिक। मैंने 10 रुपए का नोट राम प्रसाद जी को दिया, पहले मैं मालिक था, अब राम प्रसाद जी मालिक हो गया। कहने का मतलब यह है कि जो जिसके पास वो वस्तु जाएगी, जिसके पास वो कागज का टुकड़ा जाएगा, वही उसका मालिक हो जाएगा। ये ट्रांसफर है। ट्रांसफर तो ही रहा, ट्रांसफर मतलब एक से दूसरी जगह पे जाना हो ही रहा है। ठीक है, मेरे से राम प्रसाद जी के पास गया, लेकिन क्या हुआ कि ट्रांसफर होने का मतलब यह है कि जाने के बाद वह उसका मालिक हो जाता है। लेकिन एंडोर्समेंट में यानी पृष्ठांकन में ऐसा नहीं होता। पृष्ठांकन में जिसको दे रहे हैं वही उसका मालिक है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका नाम लिखा होता है। दूसरी विशेषता क्या है, दो पक्षकार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अंतरणकर्ता जिस ट्रांसफर जो मतलब जो ट्रांसफर कर रहा है, और अंतरिती जिसको मिल रहा है। यानी यहां पे आप मेरी बात कर दिए कि मैं पिंकेश, मेरे साथी राम प्रसाद, मैंने इनको कोई चीज कागज का टुकड़ा दिया, तो मैं तो हो गया ट्रांसफरर। ठीक है, मैं कौन हो गया, ट्रांसफरर। कौन हो गया, ट्रांसफरर हो गया। दूसरा, जिसको दिया राम प्रसाद जी क्या हो गए, अंतरिती हो गए, ट्रांसफरी हो गए, जिसको मिल रहा है। मैं ट्रांसफरर, मैंने दिया राम प्रसाद जी को, ट्रांसफरी हो गए। ठीक है, पहली विशेषता क्या पढ़ी थी सर, पहली विशेषता पढ़ी थी अंतरण।
क्या पढ़ी थी? अंतरण, ठीक है, यानी ट्रांसफर। दूसरी विशेषता क्या पढ़ी थी? दो पक्षकार। इससे पहले परक्राम्य में लिखित का मतलब समझा था, उससे संबंधित अधिनियम के बारे में चर्चा की थी। यहां तक कोई दिक्कत? ये एक शब्द लिखा हो, दोषपूर्ण शीर्षक। और दोषपूर्ण शीर्षक नहीं, ये क्या होता है? आपको पूछ ले, प्रश्न ऐसा बन जाए कि एक अंतरणकर्ता दोषपूर्ण शीर्षक हो सकता है, समझाइए। सर ये तो बात समझ में नहीं आई। दोष का मतलब आपको समझ में आता है, हाँ सर जिसमें कोई कमी होती है वो दोष होता है। यानी मैं चेक लिख रहा हूं, मेरे खाते में पैसे है कि नहीं है, किसको पता रहेगा? राम प्रसाद जी को नहीं रहेगा, मुझे रहेगा। यानी मैं उनके साथ छल कपट कर सकता हूं, मेरे खाते में पैसे नहीं है तो फिर भी मैंने उनको चेक काट के दे दिया, यानी मैं दोषपूर्ण हो सकता हूं। जो लिखने वाला होता है परक्राम्य लिखित को, जो कागज का टुकड़ा देने वाला होता है, वो दोषपूर्ण शीर्षक वाला हो सकता है। इनको थोड़ी पता राम प्रसाद जी को, तो ये कभी भी दोषपूर्ण नहीं हो सकता। इनको तो पेमेंट लेना है, इनको तो पैसा लेना है, तो ये छल कपट क्या करेंगे? आई बात समझ में? यानी दोषपूर्ण शीर्षक का मतलब हुआ कि अंतरणकर्ता कुछ तथ्य छुपा सकता है भुगतान करते समय, तो वह दोषपूर्ण शीर्षक हो सकता है। लेकिन कभी भी जो प्राप्त करता होता, अंतरित होता है, वो कभी भी दोषपूर्ण शीर्षक वाला नहीं हो सकता। कैन बी डिफेक्टिव टाइटल और कांट बी डिफेक्टिव टाइटल। क्लियर? चलिए आगे चर्चा करते हैं। चलिए, पहली विशेषता क्या थी? जल्दी से बोलिए, याद करते हुए चल रहे हैं अपन। अंतरण। दूसरी विशेषता क्या थी? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। दूसरी विशेषता क्या थी? दो पक्षकार। तीसरी विशेषता क्या थी? जल्दी से बोलिए, पढ़िए पढ़िए। तीसरी विशेषता अब पढ़ेंगे, क्या थी? निश्चितता। बिल्कुल सही बात है कि इसमें हमेशा एक निश्चित राशि होती है, जो मैं कागज पे लिख के दे रहा हूं। यूं नहीं लिखूंगा हर कुछ दे देना, हर कुछ नहीं होता। आप कितना, 1 रुपया दे रहे हो, 1 लाख दे रहे हो, 1 करोड़ दे रहे हो, उस पर लिखो। यानी एक निश्चित राशि होती है। इससे ऐसे है कि परक्राम्य लिखित पर एक निश्चित राशि लिखी गई होती है। प्रश्न पूछ ले कि परक्राम्य निश्चित होता है, समझाइए। तो आपके बिल्कुल निश्चित होता है, क्योंकि इस पे एक निश्चित राशि लिखी होती है। आगे बात करते हैं, मुकदमा करने का अधिकार, राइट टू सू। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप थोड़ा सा नॉलेज के लिए भी समझिए। राइट टू सू क्या होता है? राइट टू सू, राइट टू सू का मतलब होता है मुकदमा करने का अधिकार। मैंने राम प्रसाद जी को चेक दिया, मेरे खाते में पैसे नहीं है, तो राम प्रसाद जी के पास अधिकार है कि वो कोर्ट में केस कर दे मेरे खिलाफ कि मेरे साथ छल कपट हुआ, उनके खाते में पैसे नहीं थे पिनकेश जी के, और उन्होंने मुझको चेक दिया। इसको बोलते हैं राइट टू सू। ठीक है, पहली विशेषता अंतरण, दूसरी विशेषता दो पक्षकार, तीसरी विशेषता निश्चित राशि, और चौथी विशेषता राइट टू सू। राइट टू सू, मुकदमा करने का अधिकार। आगे आगे अगली विशेषता, ये 5वीं होगी आई थिंक, लिखित दस्तावेज। बिल्कुल होता है। मौखिक में कोई भी परक्राम्य लिखित नहीं होता। परक्राम्य लिखित में शब्दी छुपा हुआ लिखित, यानी वह कभी भी मौखिक नहीं हो सकता। यानी लिखित तो परक्राम्य लिखित से वह लिखा हुआ होना चाहिए। अधिकार और दायित्व का जन्म क्या होता है? परक्राम्य लिखित के संदर्भ में व्यक्ति के अधिकार मिलता है, और वह एक व्यक्ति का, देखो समझो इस बात को, मेरा दायित्व पैदा हो गया कि मुझे राम प्रसाद जी को पैसे देने हैं, और राम प्रसाद जी का अधिकार पैदा हो गया कि हाँ मुझे पिंकेश जी से पैसे लेने हैं। यानी एक का अधिकार का जन्म हुआ और एक का दायित्व का जन्म हुआ। पहली विशेषता अंतरण, वेरी गुड। दूसरी विशेषता दो पक्षकार, वेरी गुड। तीसरी विशेषता जल्दी से बोलो, निश्चित राशि, वेरी गुड। चौथी विशेषता राइट टू सू। पांचवी विशेषता लिखित होना चाहिए। छठी विशेषता अधिकार और दायित्व का जन्म, अधिकार और दायित्व का जन्म। याद करते हुए चल रहे हैं, आराम से समझते हुए चल रहे हैं। पहले समझा परक्राम्य लिखित का मतलब ऐसा कागज का टुकड़ा जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे संबंधित अधिनियम, सर इससे संबंधित अधिनियम है परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881, और इसकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपको पूछ ले कि
अंतरणकर्ता कौन होता है? तो आप कह सकते हैं यस सर, अंतरणकर्ता वो होता है जो चेक लिखने वाला होता है, जो परक्राम्य लिखित लिखने वाला होता है। ठीक है, इसके अध्याय कितने होते हैं? 17। भाग कितने होते हैं? 149। खास बात नहीं है, आपके लिए थोड़ा सा डिटेल में मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे परक्राम्य लिखित अधिनियम के स्रोत कौन कौन से होते हैं? ये कहाँ कहाँ से लिया गया? इंडियन कॉमन लॉ मैंने बताया था, है ना, सामान्य नियम से लिए गए हैं। कब अधिनियम है तुम्हारा? 9/12 को, और लागू कब हुआ? 1/3 को। 9 दिसंबर 1881 को ये अधिनियमित हुआ, अधिनियम बन गया, तैयार हो गया, और लागू कब हुआ? 1/3 को जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया। आगे परक्राम्य लिखित की धारा 13 क्या कहती है? सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या परक्राम्य लिखित अधिनियम में परक्राम्य लिखित को परिभाषित किया गया है? नहीं किया गया। तो क्या बताया गया है? धारा 13 ये कहती है कि निम्नलिखित चीजें परक्राम्य लिखित हो सकती है, और वो केवल 3 ही होती है। कितनी होती है? 3। तो केवल आपको 3 चीजों के बारे में पढ़ रहा है। कौन सी होती है? वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट। दूसरी होती है विनिमय बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और तीसरी होती है चेक। वचन पत्र किस धारा में? धारा 4 में। 4 कसम खानी है हमें, वचन देना है, 4 वचन देने हैं साहब। वचन कितने देने हैं? 4 देने हैं। विनिमय बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कितने बिल का एक्सचेंज करना है? 5 बिलों का करना है साहब। वचन 4 देने हैं, बिलों का एक्सचेंज 5 करना है। और चेक कितने चाहिए एक्सचेंज करने के लिए? सर चेक 6 चाहिए। तो धारा याद हो गई, 4, 5, 6। और किस धारा में बताया गया इन तीनों के बारे में? धारा 13 के बारे में। क्लियर है? यहां से मोटा मोटा प्रश्न ये बनेगा कि धारा 13 क्या कहती है? तो धारा 13 कहती है कि निम्नलिखित जो परक्राम्य लिखित होंगे, एक तो वचन पत्र होगा, एक विनिमय बिल होगा, और एक चेक होगा। कहीं ये समझ में आ रही बात? सर समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? परक्राम्य लिखितों का वर्गीकरण सबसे पहले है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर क्या हुआ? अंतरदेशीय और विदेशी। देखो विदेशी से नाम ही पता चल रहा है, जो कहां पे लिखा गया हो? विदेश में। तो बात खत्म। इसकी परिभाषा क्या हो गई? जो विदेश में लिखा नहीं गया हो, जो विदेश में लिखा नहीं गया हो। नाम ही परिभाषा है, नाम से ही परिभाषा पता चल जाएगी। विदेशी लिखित क्या होता है? सर विदेशी लिखित, बिल्कुल बताता हूं। विदेशी लिखित वो होता है जो विदेश में लिखा गया हो। बात खत्म, सिंपल सी भाषा। कौन सी धारा कहती है? धारा 12 कहती है। अंतरदेशीय, अंदर के देश का, अपने देश की बात करो सर, हाँ, जो भारत में लिखा गया वो अंतरदेशीय होता है, जो विदेशी नहीं है वो अंतरदेशीय है। कौन सी धारा कहती है? धारा 11। आराम से, ठीक है। याद करने का तरीका, विदेश में गए, क्या बज गई? 12। याद करने का तरीका, इसको पीएमएस बोलते हैं, पर्सनल मीनिंग सिस्टम। अपने हिसाब से कोई भी मतलब निकाल के याद कर सकते हो। वचन कितने देने? 4। बिल्सों का एक्सचेंज कितना करना? 5। और कितने चेक चाहिए? सर 6। याद हो गए। विदेश में गए, क्या बज गई? पैसों के 12 बज गई। और अपने देश में रहते तो क्या रहता? 12 नहीं बजती, 11 बजती, एक कम होता। चलिए आगे चलते हैं। याद करने का तरीका था, वचन पत्र का एक प्रारूप बनाने का प्रयास किया मैंने। 30 दिन, 30 days after the due date, I promised to pay Mr. Pinkesh Nagar और the order of sum of ₹10,000 only। ये इसलिए बनाया कि आप इसमें एक छोटी सी इसकी परिभाषा समझ लिए कि वचन पत्र होता क्या है। सबसे पहली बात तो आपने सीखी कि वचन पत्र में जिसको दिया जाता है उसका नाम होता है। ठीक है सर। फिर ड्यू डेट होती है, यानी दिनांक होती है। अच्छी बात है सर। और क्या किया जाता है? प्रोमिस किया जाता है, वादा किया जाता है। ठीक है। और क्या होती है? निश्चित राशि होती है। वैसी परक्राम्य लिखित की जो विशेषता है वही वचन पत्र की विशेषता है, कोई भी अलग से नहीं है, वही तो है परक्राम्य लिखित है। आई बात समझ में? आगे, मेकर के हस्ताक्षर होते हैं। मेकर यानी निर्माण करता, जो लिख रहा है निर्माण करता। ठीक है। और दिनांक होती है, ड्यू डेट ये होती है 28 तारीख से अब 30 दिन बाद मैं वचन देता हूं कि मैं वेंकटेश कुमार नागर को 10,000 रुपए दूंगा। समझ में आई बात? चलिए आगे चर्चा करते हैं। वचन पत्र धारा किसमें है? धारा 4 में।
क्या है वचन पत्र, क्या परिभाषा कह रहा है? वचन पत्र एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को उसके निश्चित आदेशानुसार लिखित वाहक, देखो चेक करिए आप, एक निश्चित व्यक्ति, बिल्कुल है सर पिंकेश कुमार नागर। फिर क्या कह रहा है? जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को लिखित है, बिल्कुल लिखा हुआ सर, आदेश अनुसार, देखो आदेश दे रहा नहीं दे रहा है, कहां गया, ये रहा, क्या दे रहा है? ऑर्डर टू, ये देखो ऑर्डर दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। फिर आगे क्या कह रहा है? वहां के धन की एक निश्चित राशि, बिल्कुल 10,000 रुपए है सर, और संदत करने उसके रचयिता द्वारा उसके हस्ताक्षर, निर्माणकर्ता द्वारा उसके हस्ताक्षर, बिल्कुल है सर। इसको क्या कहते हैं? वचन पत्र कहते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से, मेरी कक्षा में आपको धीरे धीरे मैं आपको इतना मास्टर बना दूंगा कि आप किसी भी चीज के लिए उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। चलिए आगे, वचन पत्र धारा 4, वचन पत्र की धारा 4 हमने पढ़ी। इसमें दो चीजें सम्मिलित नहीं है, कौन कौन सी है? बैंक नोट और करेंसी नोट। आप इसको लिख ले, याद कर ले कि वचन पत्र में कौन सी दो चीजें सम्मिलित नहीं है? बैंक नोट और करेंसी नोट। क्यों? क्योंकि बैंक नोट जिसके पास जाता है वो उसका हो जाता है, क्योंकि उसमें किसी का नाम नहीं होता। समझे मेरी बात को? इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता, दोनों ही। आगे चेक, ठीक है, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। चेक के लिए मैं, हालांकि मेरा प्रयास था कि मैं 2 वीडियो डालूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको थोड़ा सा और अच्छा डिटेल से पढ़ाने का प्रयास करूं। तो चेक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसके संबंधित पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।